नमस्कार, इंडिया फर्स्ट में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे इंडिया फर्स्ट में अगले 22 तारीख को भारत और चीन के बीच में पहली रणनीतिक वार्ता होने जा रही है और कहा जा रहा है कि ये बेहद खास है, इसलिए भी क्योंकि जो तमाम मसले हैं दोनों देशों के संबंधों को मजबूत करने वाले और ऐसे मसले भी जो विवाद का कारण कहीं ना कहीं एक देखा जाए तो दोनों देशों के बीच में रहा है, इन तमाम मसलों पे बातचीत होने की संभावना है, चाहे वो मसूद अजहर का मामला हो, चाहे एनएसजी में सदस्यता का मामला हो और उससे भी बढ़कर भारत और चीन के बीच में जिस तरह से व्यापारिक संबंध रहे हैं, इन तमाम मसलों को कैसे देखा जाता है आने वाले वक्त में, क्या उम्मीदें हम कर सकते हैं, इस पे आज बातचीत करेंगे। तो कैसी होगी आखिर भारत चीन की रणनीतिक वार्ता। और सबसे पहले देख लें कि विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता उन्होंने किस तरह का बयान दिया, क्या कहा है इस भारत चीन पहली रणनीतिक वार्ता के बारे में। China and India will hold the first meeting of the India-China Strategic Dialogue, co-chaired by Foreign Secretary Jaishankar and the Executive Vice Foreign Minister of China on 22nd February 2017 in Beijing. This dialogue mechanism was agreed to during Foreign Minister Wang Yi's visit to India in August 2016. The two sides are expected to discuss all issues of mutual interest in the bilateral, regional and international domain. तो दोनों देश ये कह रहे हैं कि जो भारत और चीन के बीच में जो संबंध है उन्हें समग्र तौर पे चर्चा होने की उम्मीद है। हम नजर डाल लेते हैं वो प्रमुख बिंदुओं पर, उन प्रमुख चीजों पर जिस पे बातचीत हो सकती है और 22 फरवरी को रणनीतिक वार्ता होगी और इसके लिए विदेश सचिव एस जयशंकर चीन रवाना होंगे। और एक बड़ी बात यह कि अगर हम संभावित मुद्दों की बात कर ले तो द्विपक्षीय महत्व और हितों के मुद्दों पर होगी चर्चा। और कहा जा रहा है कि मसूद अजहर पर संयुक्त राष्ट्र में जो आतंकवादी से संबंधित उन्हें घोषित करने से संबंधित जो मामला उस पर जो लगातार बाधा रही उस पर भी बातचीत होगी। भारत की एनएसजी में सदस्यता, इस मुद्दे पर भी बातचीत होगी, इसका भी चीन विरोध करता रहा है। और विदेश सचिव एस जयशंकर और चीन के एग्जीक्यूटिव वाइस चेयरमैन हांग येसुई की सह अध्यक्षता में यह बैठक होगी और द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दायरे में आने वाले आपसी मुद्दों पर चर्चा होगी और दोनों देशों के संबंधों पर एक समग्र, ये काफी महत्वपूर्ण है, समग्र रूप से चर्चा की जाएगी, ये कहना है विदेश मंत्रालय का। और देखना होगा कि दोनों देश अपने अपने हितों को किस हद तक जगह दे सकते हैं, ये कहना है। और भारत और चीन के बीच विकास को लेकर नजदीकी पार्टनरशिप है, ये भी एक सकारात्मक संकेत है और लगातार ये बढ़ता रहा है। रणनीतिक वार्ता एक ज्यादा व्यापक मंच है, भारतीय विदेश मंत्रालय का ये कहना है। और रणनीतिक वार्ता एक नई व्यवस्था है जिसे शुरू करने का फैसला पिछले साल चीन के जब विदेश मंत्री आए थे उस समय ये फैसला हुआ था और चीन कर चुका है सुरक्षा परिषद में भारत की सदस्यता का विरोध। वहीं भारत वन बेल्ट वन रोड के मुद्दे पे चीन को लेकर लगातार अपना विरोध जताता रहा है और चीन ने ताइवान के संसदीय प्रतिनिधिमंडल के भारत दौरे का विरोध किया है जो अभी हाल ही में हुआ है और इसको लेकर भी कई तरह की बातें की गई हैं। फिलहाल अगर देखा जाए तो एक बड़ा मसला है क्योंकि दोनों बड़ी इकॉनमी है, बड़े देश हैं और आने वाले जो एशिया की जो तस्वीर है वो काफ़ी हद तक ये दोनों देश तय कर सकते हैं। और इस पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ दो खास मेहमान स्टूडियो में जुड़े हुए हैं। हमारे साथ हैं अशोक सज्जनहार जी, पूर्व वरिष्ठ राजनयिक हैं। हमारे साथ हैं प्रोफेसर स्वर्ण सिंह, चीन मामलों के जानकार हैं। बहुत बहुत आप लोगों का स्वागत है। और अशोक जी, मैं आपसे अगर शुरू करना चाहूं तो जिस तरह से जो भारतीय विदेश मंत्रालय उनकी प्रवक्ता का कहना है कि ये देखना होगा कि दोनों देश अपने अपने हितों को किस हद तक जगह देते हैं, दूसरों को भी किस हद तक जगह देते हैं, ये देखना महत्वपूर्ण होगा। जी बिल्कुल, जैसे ये शुरुआत है, पहली मुलाकात है जब पिछले साल इसके ऊपर निर्णय लिया गया था, जो दोनों देश मिलेंगे और ये सामरिक बातचीत करेंगे। क्योंकि हमें ये समझना होगा जो पिछले कुछ सालों से जब ये सरकार आई थी, शुरुआत तो हमारी अच्छी हुई थी। जब सितंबर 2014 में वहाँ के राष्ट्रपति शी जिनपिंग आए थे, बड़ी अच्छी शुरुआत हुई थी और ये कहा गया था जो अपने दोनों द्विपक्षीय रिश्तों को हम आगे लेकर जाएंगे। वहाँ से ये भी था जो $20 बिलियन का यहाँ पर भारत में आयात होगा, यहाँ पर इन्वेस्टमेंट होगा।
क्योंकि जो दोनों का ट्रेड बैलेंस है वो भी, हमारा ट्रेड डेफिसिट बहुत है, बिल्कुल। और भी बहुत सारे ऐसे मसले थे। परंतु उसके बाद जब हमारे प्रधानमंत्री गए वहां पर अगले साल 2015 में मई में, तो तब तक जो दोनों पक्षों के बीच के जो रिश्ते थे वो कम हो गए थे, और उससे बीच में ये चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर का इशू भी हो गया था जब शी जिनपिंग वहां पर अप्रैल 2015 में गए थे। तो ये कहा जाए जो पिछले 2 साल में हमारे जो रिश्तों में कड़वाहट आई है, तलखियत आई है। तो इसीलिए जब पिछले साल वांग यी यहां पर आए थे, क्योंकि उससे पहले उसके तुरंत बाद प्रधानमंत्री को सितंबर में जाना था चीन में, G20 की वहां पर मीटिंग थी, और उसके बाद अक्टूबर में ब्रिक्स समिट के लिए उनके राष्ट्रपति ने यहाँ पर आना था। तो उन्होंने कहा जो आकर हम सब मुद्दों पर बातचीत करेंगे, और तब ये निर्णय लिया गया था जो हमारे विदेश सचिव और उनके जो एग्जीक्यूटिव वाइस चेयरमैन हैं विदेश मंत्रालय में। तो ये पहली मुलाकात है, और इस हिसाब से मेरे विचार से इसका बहुत ही अधिक महत्व है, क्योंकि जैसे बताया गया, एक तो मसूद अजहर के बारे में, क्योंकि हम काफी इसका कहते रहे हैं, बिल्कुल मालूम है जो बहुत से जो भारत के अंदर आतंकवादी घटनाएं हुई हैं उसके पीछे ये है। ठीक बात है। एनएसजी के बारे में अभी आपने कहा जो ताइवान का जो मुद्दा है, यहाँ पर पार्लियामेंट्री डेलीगेशन है, हमने कहा है इनफॉर्मल ग्रुप है। फिर चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के ऊपर, क्योंकि वहां पर $46 बिलियन का उनका निवेश है वहां पर, तो उसके क्योंकि हमारी सॉवरेंटी को, क्योंकि पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, तो ये सभी मुद्दे जो हैं इनके ऊपर बातचीत होगी, मेरे ख्याल से अच्छी पहल है। ठीक है। स्वर्ण सिंह जी, अगर हम देखें, एक बात कही जाती है डिप्लोमेटिक स्तर पे कि मुद्दे चाहे कितने भी टकराव कर रहे हैं, लेकिन अगर वार्ता होती है, बातचीत होती है, तो ये सबसे एक अच्छा पहलू होता है कि उसमें संभावनाएं रहती हैं समाधान निकलने की। इस रणनीतिक वार्ता, पहले भी वार्ताएं हो चुकी हैं, इस रणनीतिक वार्ता से इन तमाम स्थितियों में आप कितना इसको देखते हैं सकारात्मक नजरिए से? जैसा कि आपके सामने एम्बेसडर साजन हार ने अभी कहा कि आपसी संबंधों में काफ़ी तकलीफ़ें आई पिछले एक साल में, उसके साथ एक और पहलू जुड़ जाता है, वो है कि डोनाल्ड ट्रंप जब राष्ट्रपति बने हैं अमेरिका के, तो उनका जो रुख है एशिया पैसिफिक को लेकर और दूसरी नीति को लेकर, उससे काफ़ी परेशानियां खड़ी हुई हैं, और पूरे एशिया की स्थिरता पर एक तरह से प्रश्न चिन्ह लगने की आशाएं हो रही हैं। यूरोपियन यूनियन इस वक्त देखें डोनाल्ड ट्रंप की नीतियों को ही नहीं बल्कि ब्रेग्जिट को लेकर परेशान है। तो ऐसे माहौल में विश्व स्तर पर आप देखें तो भारत और चीन ऐसी 2 बड़ी शक्तियां हैं जिनकी जिम्मेदारी बढ़ जाती है। ठीक है। तो क्या वो आपस में जो इरिटेशंस हैं उनमें उलझी रहें, या उसको सुलझाने की कोशिश करें कि उसके साथ साथ पूरे एशिया पर भी स्थिरता बनाने के लिए कुछ कोशिश करें। तो ये जो स्ट्रेटेजिक डायलॉग इस वक्त होने वाला है अगले सप्ताह में, उसका पूरा फोकस जरूरी नहीं है कि केवल बायलैटरल रिलेशंस पर ही रहेगा। उसका नाम ही स्ट्रेटेजिक डायलॉग है, तो उसका मतलब है कि पूरे विश्व स्तर पर जो समस्याएं हैं, जो क्षेत्र की समस्याएं हैं, उनके साथ साथ अपनी परस्पर जो द्वितीय 2 आपस में जो बायलैटरल प्रॉब्लम्स हैं चाइना और इंडिया की, उन पर भी साथ साथ में बात होगी। और इसका क्या असर होगा, जाहिर है कि बात शुरू होना अपने आप में एक अच्छा संदेश है, और उसके साथ माहौल बदलने की उम्मीद की जा सकती है। ठीक है, लेकिन इसमें जो एक बड़ी बात यह है कि सब देशों के अपने अपने हित होते हैं। चाइना भी अपना हित देख रहा है, भारत भी अपना हित देख रहा है, लेकिन हितों का टकराव ना हो, ये काफी जरूरी हो जाता है। चाइना क्या लगता है कि चाहे दक्षिण चीन सागर के मसले पे हो, वन बेल्ट वन रोड के मसले पे हो, और यहाँ तक आतंकवाद के मसले पर हो, क्या अपने हितों से आगे बढ़कर दूसरों के हितों और खासकर भारत जैसा सहयोगी जो है, इसके लिए क्या आपको तैयार अभी दिखता है? मुझे लगता है कि ये सोच लेना कि वो अपने हितों की रक्षा नहीं करेगा थोड़ा गलत होगा। दोनों भारत और चीन अपने राष्ट्रहित को साधने में लगे हुए हैं, और जैसे हमें कुछ परेशानी है चीन के रवैये से, चाहे वो एनएसजी को लेकर हो या अजहर मसूद को सैंक्शंस लिस्ट में उसका नाम दाखिल करवाने में हो, चीन की भी इस तरह से एक फहरिस्त है, अपनी उनकी लिस्ट है जो उनको परेशानी है भारत से। वो चाहे राष्ट्रपति दलाई लामा से मिलें इसको लेकर हो, हमारे ओबीओआर के बारे में जो रवैया है उसको लेकर हो, और जैसे हम आज बात कर रहे हैं तो एक ताइवानी पार्लियामेंट्री डेलीगेशन यहाँ आया हुआ है। तो चीन की भी अपनी परेशानियां भारत की तरफ हैं। अब बात यह जानना जरूरी है कि एक तरह से प्रैग्मेटिक अप्रोच कैसे अपनाई जाए। बिल्कुल, उसमें एक मुद्दा सामने लाना बड़ा जरूरी है कि भारत को
ये समझ लेना चाहिए कि आज भारत जो है वो चीन की लीग में नहीं है। तो बराबरी की और होड़ में लगे रहना शायद एक अपने आप में गलत नीति होगी। ठीक है। हमें इस वक्त ये सोचना होगा कि किस तरह से हम परस्पर जो संबंध है उनको सुधार सकते हैं। ठीक है। चीन को क्या फायदा है हमसे संबंध सुधारने में, ये जानना जरूरी है। बिल्कुल, निश्चित तौर पर जब दो देशों उनके हितों की जब बात होती है तो ये भी बात होती है कि किस तरह से बिना हितों के टकराव को आगे बढ़ा जाए, और ऐसे तमाम मसले हैं जो वैश्विक स्तर पे, चाहे आतंकवाद का मसला हो या वैश्विक व्यापार का मामला हो, क्या ये ऐसे मुद्दे हो सकते हैं जहां भारत और चीन एक मंच पे एक सुर में नजर आएंगे। फिलहाल इस पे हम बातचीत करेंगे, रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए। मंजू को कैसा मजा जगाया सच में। हे रानी जरा संभाल अपन जवानी। अरे स्कूल में क्या पढ़ोगी, दिल की किताब पढ़ लो। क्या बात है सुनीता, क्या हुआ? अम्मा हम स्कूल नहीं जाएंगे। ये गांव का लड़का हम लड़की लोग को रोज रोज परेशान करता है। बिटिया तो अपना पढ़ाई पे ध्यान दो, डरने का जरूरत नहीं है। लड़की हो इसका मतलब ये नहीं कि सब बर्दाश्त करो। अरे कानून तुम लोग के साथ है। समझ गई ना, तैयार है ना सब? हाँ। हमारी मोटरसाइकिल पे आ जाओ, जल्दी छोड़ देंगे। छेड़ने आया था ना, और छेड़ेगा? ले और छेड़ेगा, पकड़ के मार। हाँ महिलाओं के साथ किसी भी तरह की छेड़छाड़ न केवल असामाजिक है बल्कि एक कानूनी अपराध है। ऐसी किसी भी हरकत की खबर पुलिस को तुरंत दें। अगर मैं कहूँ सूर्य रोशनी के साथ देते हैं हवा भी, मानना पड़ेगा। सूर्य फैंस, हवा का नया नाम। सूर्य फैंस, मेरी पसंद। और आपकी? सूर्य। सरिता जी, इन दिनों आप अपने खान पान का ध्यान तो रखती हैं ना? अरे ये क्या, भोजन में साधारण नमक? आयोडीन युक्त नमक का इस्तेमाल करें। आपके शरीर में आयोडीन की कमी से आपका शिशु शारीरिक और मानसिक रूप से कमजोर हो सकता है। आयोडीन नमक इन सारी परेशानियों से आपको बचा सकता है। ये नमक बाजार में आसानी से उपलब्ध है। बच्चों को हंसता खेलता बचपन दें, अपनी संतान का भविष्य संवारें। सवारी जिंदगी चुटकी भर नमक, आयोडीन नमक। अगर मैं कहूँ सूर्य रोशनी के साथ देते हैं हवा भी, मानना पड़ेगा। सूर्य फैंस, हवा का नया नाम। सूर्य फैंस, मेरी पसंद। और आपकी? सूर्य। मुझे मिला। मुझे भी मिला। और मुझे भी। अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय की इस योजना में छोटे कारोबारियों के लिए है टर्म लोन यानी मियादी कर्ज, जिसमें 10 लाख तक की मदद का प्रावधान है। एनजीओ से जुड़ी अल्पसंख्यक महिलाओं के लिए है माइक्रो फाइनेंस स्कीम यानी लघु वित्त योजना, जिसमें है 50,000 तक का कर्ज। इसके अलावा माइनॉरिटी कम्युनिटी के स्टूडेंट्स के लिए है एजुकेशन लोन स्कीम, जिसमें है प्रोफेशनल और टेक्निकल एजुकेशन के लिए बहुत ही कम ब्याज दरों पर लोन। तो आप भी NMDFC की कर्ज स्कीम से लाभ उठाएं। हुनर को हौसला। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत इंडिया फर्स्ट में। आज हम बात कर रहे हैं भारत चीन की होने वाली रणनीतिक वार्ता के मायनों की। और अशोक जी, अगर जिस तरह से हम लोग बातचीत कर रहे थे, एक बात साफ समझ में आ रही है कि जो अलग अलग मुद्दे हैं जहां पे दोनों देशों के हित टकरा रहे हैं, वहां पे एक समस्या हो रही है। लेकिन आतंकवाद जैसा मसला जो एक वैश्विक समस्या, हम सब जानते हैं और हर देश कहीं ना कहीं उससे प्रभावित है, खुद चीन भी है प्रभावित। लेकिन इस मसले पे अगर चीन एक तरह का, हम देख रहे हैं मसूद अजहर के मामले पे लगातार जिस तरह का रुख दिखा रहा है, क्या संभावना दिखती है? भारत किस तरह से अपनी बात रखेगा? और जिस तरह से चाइना कहता है कि मसूद अजहर के मसले पे बहुत केस मजबूत नहीं है, बहुत सबूत नहीं है, कितना आपको लगता है कि दूसरे कारण हैं वो चीन को इस ऐसा कहने पे मजबूर कर रहे हैं? मजबूर नहीं कर रहे, यकीनन दूसरे कारण हैं, क्योंकि वो बिल्कुल एकदम पाकिस्तान का साथ देना चाहता है और बताना चाहता है जो हम पाकिस्तान के साथ हैं। क्योंकि देखिए इसमें केस क्लियर की बात है, क्योंकि जो वो ग्रुप है जैश मोहम्मद, उसको पहले प्रोस्क्राइब किया गया है 2001 में। जब ग्रुप को प्रोस्क्राइब किया गया है तो उसके जो नेता हैं उसको भी बैन करना चाहिए। और ये देखिए, ये केवल ऐसा नहीं कहना चाहिए जो भारत का मुद्दा है, ये पूरी दुनिया का मुद्दा है। क्योंकि उसके बाद आप देखिए, जो संयुक्त राष्ट्र संघ के जो 3 परमानेंट मेंबर्स हैं, अमेरिका, फ्रांस और ब्रिटेन, इन तीनों ने भी
इस दावे को पेश किया है जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल अपनी इस रेजोल्यूशन के तहत इसको बैन किया जाए। चीन ने फिर उसके ऊपर रोक लगाई है। तो और देखिए, चीन भी आतंकवाद से परेशान है, ऐसी बात नहीं है, परंतु जो यहां पर कहा जाता है जो गुड टेररिस्ट बैड टेररिस्ट, अगर ये वाले जो वीगुर एलिमेंट्स हैं, जो ETIM है, ईस्ट तुर्किस्तान इस्लामिक मूवमेंट, जो चीन के ऊपर हमला करते हैं, तो इनके विरुद्ध हम कार्रवाई करेंगे तो ठीक है, उसके विरुद्ध हम लड़ेंगे। परंतु और जो हो रहा है, क्योंकि भारत को जितना भी कमजोर किया जाए, और ये केवल उसमें नहीं है जो आतंकवाद के विरुद्ध, परंतु भारत को जैसे स्नब किया जा रहा है, क्योंकि भारत की जो पोजीशन है बहुत ही जस्टिफाइड है। और इसके साथ साथ ये भी, जब अभी 2 दिन पहले वहां पर यूनाइटेड नेशंस में उसके ऊपर बातचीत हुई, तो उन्होंने कहा पूरी दुनिया को मिलकर हमारा जो वन बेल्ट वन रोड इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है उसको सहायता करनी चाहिए, जो उसके ऊपर कोई आतंकवादी हमला नहीं कर पाए। तो मेरे विचार से तो ये पूरी तरह से हिपोक्रिटिकल एटीट्यूड है, दोहरा उनकी जो पॉलिसी है वो दिखाता है। और अगर आप इजाजत दें, मैं एक इसमें टिप्पणी करना चाहूंगा जो प्रोफेसर स्वरण सिंह ने कहा, जो चीन और भारत एक लीग में नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है जो हम अपने हितों की रक्षा नहीं करें। और ये वाला जो है मसूद अजहर का जो किस्सा है, ये केवल भारत के हित की बात नहीं है, इसके और भी जहां पर भी आतंकवाद असर कहीं ना कहीं अफगानिस्तान पे भी पड़ रहा है और दूसरे मसलों पे भी, दूसरे देशों पर भी पड़ रहा है। देखिए, जब पिछले 20-30 साल में चीन जब अमेरिका के उस लीग में नहीं था, परंतु इसका मतलब ये नहीं है जो उसने अपने हितों की रक्षा करना छोड़ दिया। और हम जो अगर उसकी लीग में अभी नहीं है, तो ये केवल पिछले 5-7 साल की बात है जो चीन इतना तेजी से आगे बढ़ा है। ठीक है। अभी अगर हम देखा जाए तो हमारी जो इकोनॉमी है $2.5 ट्रिलियन है। चीन की इकोनॉमी अभी जो फिगर्स आई हैं 9.9 ट्रिलियन डॉलर, 10 ट्रिलियन डॉलर मान लीजिए, 4 गुना बढ़ी है। परंतु अभी जो हमारी दर है जीडीपी ग्रोथ रेट, वो आगे है, वो तेज है, वो और आगे बढ़ सकती है। चीन की इकोनॉमी में स्लो आ रही है। तो ये अगर 10, 15, 20 साल के बाद हम देखें तो इतना ज्यादा अंतर भी हो सकता है जो नहीं रहेगा। ठीक है स्वर्ण सिंह जी, ये काफी महत्वपूर्ण बात है। और ये कहा जाता है 2 देशों के बीच में तमाम मसले हों, लेकिन अगर आर्थिक मुद्दे होते हैं, एक व्यापार होता है, तो कहीं ना कहीं ये तमाम मुद्दों पे हावी हो जाता है और सहयोग आगे बढ़ता है। भारत और चीन के मसले पे इस वक्त क्या हो रहा है? भारत की एक चिंता थी कि जो ट्रेड असंतुलन है, जो व्यापार असंतुलन है, उसे भारत पाटना चाहता था। और दूसरी बात यह कि अब कई क्षेत्रों में भारत चीन का प्रतिस्पर्धी बनकर उभरा है। क्या यह भी एक समस्या है? जो एक बफर जोन होता था दोनों देशों के बीच में व्यापार और इन तमाम मसलों को लेकर, वो बफर जोन क्या कमजोर हुआ है या कैसे इसको आप देखेंगे? देखिए, पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा, जैसे एम्बेसडर साहब ने कहा कि हम चीन के लीग में नहीं हैं, उसका मतलब ये नहीं कि हम कमज़ोर हैं। केवल हमारी जो चीन के प्रति विदेश नीति है उसमें ये समझकर हमें चलना ज़रूरी है। एसिमेट्रिक स्ट्रेटजीज जो आज बात होती है वो कमज़ोरी की बात नहीं है, पर ये जान लेना कि हम बराबर नहीं हैं और उस तरह से चलना हमें शायद ज़्यादा प्रैग्मेटिक बनाएगा। और उस प्रैग्मेटिज्म में ही जाहिर है कि हमारी जो आर्थिक नीति है, जो व्यापार है चीन के साथ, उसमें कोई ना कोई सुलझाव लाने की ज़रूरत है। क्योंकि आप देखें कि पिछले करीब 6 या 7 साल से वो व्यापार 60 या 70 बिलियन डॉलर्स में अटका हुआ है, जबकि 5 या 6 साल पहले ये कहा गया था कि हम 100 बिलियन डॉलर तक पहुंचाएंगे उन्हें। ठीक है, तो वो रुकावट है। और रुकावट के साथ साथ एक बड़ी मुसीबत डेफिसिट की है कि हम 16 या 17 बिलियन डॉलर एक्सपोर्ट करते हैं और वहां से 3 गुना ज्यादा चीन से यहाँ तो इसको ठीक करने की कोशिशें हुई थी, दोनों देशों के बीच में वार्ता भी हुई थी, भारत के कुछ उत्पादों को चीन में ज्यादा पहुंच की भी बात की गई थी। जी, उसमें जो नई सरकार आई हमारी, तो उन्होंने ये कोशिश की कि बहुत सालों से हम लोग चीन के निवेश को नहीं आने देते थे अंदर, हमारी सुरक्षा के मामले के नजरिए से। ठीक है, तो अभी हमने निवेश आना खोल दिया। ठीक है, कहा मेक इन इंडिया। तो चीनी कंपनियां भारत में आकर उत्पाद करें तो एक तो हमारी उनसे आयात करने की जरूरत कम हो जाएगी और हमारी मैन्युफैक्चरिंग भी शायद ज्यादा कंपेटिटिव हो जाएगी। तो ये एक तरीका अपनाया गया था ठीक है, उस डेफिसिट को डील करने के लिए। पर अभी क्योंकि पिछले 1-1.5 साल से तो इस पे जो स्ट्रेटेजिक डायलॉग है, इस पे बातचीत होगी, आपको लगता है इस पे होगी, पर क्योंकि संबंध उलझन में आए हैं इसलिए वो निवेश भी रुक गया है।
ठीक है, अब एक और ब्रेक के लिए हमें यहाँ पे हम रुक रहे हैं। जब लौटेंगे तो आगे बढ़ेंगे और ये बात करेंगे कि जिस तरह से जो और दूसरे मसले हैं, चाहे एनएसजी सदस्यता का मसला हो या यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में भारत की सदस्यता का मसला हो, इस पे किस तरह की परिस्थिति है। छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। अगर मैं कहूँ सूर्य रोशनी के साथ देते हैं हवा भी, मानना पड़ेगा। सूर्य फैंस, हवा का नया नाम। सूर्य फैंस, मेरी पसंद और आपकी। सूर्य। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना ने हम गांव वालों के लिए तरक्की के रास्ते खोल दिए। सड़क के गड्ढों की फोटो खींच रहे हो, कोई खास बात है क्या? अरे काका, मेरे मोबाइल फोन में मेरी सड़क ऐप है, जिससे प्रधानमंत्री ग्राम सड़क से जुड़ी कोई भी जानकारी सरकार तक भेजी जा सकती है। सड़क से जुड़े सुझाव या शिकायत पर सरकार वाजिब कार्यवाही करती है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क से जुड़ी कोई भी बात, मेरी सड़क एंड्रॉइड ऐप अब हर पल मेरे साथ। अगर मैं कहूँ सूर्य रोशनी के साथ देते हैं हवा भी, मानना पड़ेगा। सूर्य फैंस, हवा का नया नाम। सूर्य फैंस, मेरी पसंद और आपकी। सूर्य। क्या बात है राशिद, फर्स्ट डिवीजन में पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद भी तुम उदास हो? लेकिन सर वो सोच रहे होगे कि खर्चा कहाँ से आएगा। हाँ, चिंता मत करो, क्योंकि अब तुम्हारे साथ है मौलाना आजाद नेशनल फेलोशिप। फेलोशिप हमारे लिए सर? हाँ, तुम्हारे लिए और अल्पसंख्यक समुदाय के उन स्टूडेंट्स के लिए जिनकी सालाना पारिवारिक आय 2.5 लाख रुपए से कम है और जिन्होंने किसी भी सरकारी विश्वविद्यालय से जूनियर रिसर्च फेलोशिप या एमफिल के लिए आवेदन दिया। मदद हमारी, मंजिल आपकी। अगर मैं कहूँ सूर्य रोशनी के साथ देते हैं हवा भी, मानना पड़ेगा। सूर्य फैंस, हवा का नया नाम। सूर्य फैंस, मेरी पसंद और आपकी। सूर्य। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत इंडिया फर्स्ट में, और हम आज बात कर रहे हैं अगले हफ्ते होने वाली भारत और चीन की पहली रणनीतिक वार्ता के बारे में। और जिस तरह से हम लोग बात कर रहे थे स्वर्ण सिंह जी, हम व्यापार और तमाम मसलों की बात कर रहे थे, लेकिन एक बड़ा मसला एनएसजी का रहा है। हमने देखा है किस तरह से उस पर भारत तमाम देशों के बीच में उसकी सदस्यता को लेकर सहमति एक तरह से बनती हुई दिखाई दी, लेकिन यहाँ भी चीन का एक मसला अटका था। रणनीतिक वार्ता में आपको लगता है अब भारत के पास किस तरह की दलीलें होंगी और किस तरह से भारत सोचेगा इस पूरे मसले को आगे बढ़ाने के बारे में? जहां पर दोनों चीन और भारत के राजनीतियों की बात होती है तो दोनों अपना राष्ट्रहित बचाने की कोशिश करेंगे। तो भारत को यह दिखाना होगा कि चीन को हमारा समर्थन करने के लिए एनएसजी में जाने से क्या फायदा होने वाला है। चीन आज कहता है कि जितने भी नॉन एनपीटी सिग्नेटरीज हैं उनके लिए एक जनरल क्राइटेरियन बनाने की जरूरत है, लेकिन वो तो पाकिस्तान का दावा भी उसमें भारत पुश करने की कोशिश करता है। भारत दूसरी बात कहता है कि क्योंकि 2008 में हमें वेबर मिला था एज ए एक्सेप्शन, तो उसी तरह से एक्सेप्शन हमें ट्रीट करना चाहिए। ये सब कहने की बातें हैं। असल में यह है कि हमें ये चीन को दिखाना चाहिए कि उनको हमें क्यों सपोर्ट करना चाहिए, उनको क्या फायदा होने वाला है। क्या उनको यहाँ न्यूक्लियर रिएक्टर बेचने की, उनको यहाँ यूरेनियम देने की या उनको दूसरी तकनीक देने की हम दरवाजे खोलने वाले हैं या नहीं खोलने वाले हैं? हमारी मार्केट्स है, उनको क्या फायदा होने वाला है? तो जब तक हम उनको इंसेंटिवाइज नहीं करते हैं, उनको ये हमेशा शंका रहती है कि जैसे आज चीन हमें रोकने की कोशिश कर रहा है, भारत घुसते ही पाकिस्तान को रोकने की कोशिश करेगा। तो उनको इंसेंटिवाइज कैसे करें, ये जानना जरूरी है हमारे। ठीक है, बिल्कुल। अशोक जी, एक बड़ा मसला ये भी रहा है कि जो क्षेत्रीय दक्षिण एशिया का जो पूरा इलाका है और एशिया पैसिफिक का इलाका है, इसमें भी भारत के बड़े व्यापारिक हित है, रणनीतिक हित है, और इस मसले पे हम जानते हैं किस तरह से दोनों देशों के बीच में रही है परिस्थितियां। अब आपको लगता है कि भारत किस तरह से रणनीतिक जो वार्ता का जो मंच है कैसे इस्तेमाल करे? देखिए, इसमें अगर हम जो है इजाजत दे, मैं एक टिप्पणी करना चाहूंगा। जी। एक तो अगर हम देखें जो हमारा जो व्यापारिक असंतुलन है, वो प्रोफेसर स्वर्ण सिंह ने कहा, बिल्कुल ठीक कहा, जो काफी उसमें असंतुलन है, परंतु जो उन्होंने बताया, हम वहां पर $16 बिलियन नहीं एक्सपोर्ट करते। $70 बिलियन में पिछले साल हमने केवल $8 बिलियन एक्सपोर्ट किया, और 2015 में, और 2016 में उससे भी ज्यादा हमारा करीब
58 से लेकर 60 बिलियन डॉलर तक ट्रेड डेफिसिट बढ़ गया है। दूसरी चीज मैं कहूंगा जो एनएसजी में है, देखिए चीन को कोई इसमें नुकसान नहीं है जो अगर भारत उसका सदस्य बनता है। अगर भारत उसमें सदस्य बनता है तो चीन का फायदा हो सकता है। यूरेनियम तो वैसे चीन के पास है नहीं जो हमको एक्सपोर्ट कर पाए, परंतु जब अगर चीन भारत सदस्य बनता है तो चीन के लिए भी कुछ उसमें मौके आ सकते हैं। आपके प्रश्न का उत्तर देते हुए हमारे पास ये मौका है न केवल उन तथ्यों पर, उन पहलुओं पर बात करने के लिए जहां पर हमारे दोनों के बीच में कुछ दूरियां हैं जिसको हम हटाएंगे और अपनी पोजीशन को सामने लाएंगे, परंतु और भी जो देश हैं कहां पर हम कोलैबोरेट कर सकते हैं, क्योंकि ऐसे हैं जैसे क्लाइमेट चेंज हुआ, ट्रेड हुआ, ऐसी चीजें हैं वैश्विक स्तर पर जहां पर कि हम कोलैबोरेट कर सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं, जिससे कि दोनों देशों के बीच में कॉन्फिडेंस बढ़े और कैसे हम अपने रिश्तों को और आगे सुदृढ़ कर पाए और आगे बढ़ा पाए। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल। हमारे पास वक्त आज इतना है। बहुत बहुत धन्यवाद प्रोफेसर सोहन सिंह जी और अशोक सज्जन जी आपके हमारे इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो एक बात जरूर कही जा सकती है कि जिस तरह का पोटेंशियल या कहीं क्षमता है दोनों देशों के बीच में, भारत और चीन के बीच में अलग अलग मसलों पर सहयोग को आगे बढ़ाने की, और निश्चित तौर पर ये जो क्षमता है निश्चित तौर पर दूसरे जो और तमाम जो टकराव के बिंदु नजर आते हैं उस पर शायद उसको हल होने की दिशा में एक बड़ा प्रेरणा स्रोत होंगे। फिलहाल इंडिया फर्स्ट में आज इतना ही। नमस्कार।